एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR नेट सितंबर 2022 के डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन हमने लिया है शिफ्ट 2 से। इस एग्जाम को नाम दिया गया था जून 2022 का। तो अगर आप इसका पार्ट बने थे तो आपको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और अगर आप डिटेल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो भी दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है, व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन, तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन शिफ्ट 1 से लिया था फ्रॉम द सेम ईयर, तो आप उसे भी देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है ताकि आपको आसानी हो। सो लेट्स प्रोसीड। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 185, जिसमें कि मेंशन है अ टाइप ऑफ रीजनरेशन इन विच द डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड मेंटेन देयर डिफरेंशिएटेड फंक्शन विदाउट डी डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास इज नोन एज। यानी एक इस टाइप का जनरेशन जिसमें कि डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड होते हैं, अपना डिफरेंशिएटेड फंक्शन भी मेंटेन करते हैं बिना डी डिफरेंशिएट हुए और बिना अनडिफरेंशिएटेड मास को प्रोड्यूस किए हुए, ऐसा जो रीजनरेशन होता है उसे हम क्या नाम देते हैं। तो देखिए, अगर हम जनरली देखें तो एपिमॉर्फोसिस में तो ऐसा नहीं होता है, मॉर्फोलेक्सिस में भी ये कंडीशन नहीं देखा जाता है। कंपनसेटरी रीजनरेशन जो होता है उस केस में ये इवेंट देखा जाता है कि डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड भी करते हैं, अपना फंक्शन भी लूज नहीं करते हैं, ना ही वो डी डिफरेंशिएटेड स्टेट में जाते हैं और ना ही वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल का प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर आपको पता है तो ये 4 टाइप के रीजनरेशन हमको पढ़ने का मौका मिलता है, जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग बेसिस पे पता चलता है कि किन कौन कौन से रीजनरेशन में कौन कौन सी कैपेबिलिटी देखी जाती है। लेकिन ये जो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टी मेंशन की है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपनसेटरी रीजनरेशन, जिसमें कि कंपनसेट किया जाता है आइदर बाय डिवीजन और बाय द ग्रोथ। स्पेशली उस चीज का कंपनसेशन होता है जो चीज लॉस हो गई होती है। सो आवर आंसर विल बी थर्ड। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंड्यूसिंग सिग्नल। यानी एक सेल की एबिलिटी ताकि वो आते हुए सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड करे, स्पेशली जो इंडक्टिव सिग्नल आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्ड करे, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? तो इस एबिलिटी को कहा जाता है कॉम्पिटेंस। इससे रिलेटेड लेक्चर भी जो है टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ऑप्शन था पोटेंसी, जो कि गलत है। इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, इट विल बी कॉम्पिटेंस। स्पेसिफिकेशन भी नहीं होगा। ओके, सो आंसर विल बी 3। अगला सवाल है क्वेश्चन ID 184, विच वन ऑफ द फॉलोइंग mRNA इज BMP इनहिबिटर एंड कैन रेस्क्यू द डोर्सल स्ट्रक्चर ऑफ वेंटलाइज्ड xenopus embryo when injected into it। यानी कोई ऐसा फैक्टर है जो कि सबसे पहले तो क्या काम कर रहा है कि BMP को इनहिबिट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है कि ये डोर्सल स्ट्रक्चर को रेस्क्यू कर रहा है। ठीक है, स्पेशली वेंटलाइज्ड एम्ब्रियो में अगर आप इस एक्स को इंजेक्ट करें तो, यानी उस mRNA को इंजेक्ट करें तो, आपको इसी mRNA के बारे में बताना है कि mRNA कौन हो सकता है। क्या ये बीटा कैटनिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉग के डेवलपमेंट से। क्या ये नॉगिन हो सकता है? यस, नॉगिन हो सकता है, बिकॉज नॉगिन इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर प्रोटीन। तो नॉगिन को देखा गया, ये जो एक्स है दिस विल बी नॉगिन। इनफैक्ट नॉगिन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिससे कि साफ साफ ये समझ में आता है कि वो BMP को इनहिबिट करता है। BMP को इसलिए इनहिबिट करता है बिकॉज BMP जहां पर रहता है वो वहां पे वेंट्रल फेट का फॉर्मेशन कर रहा होता है। और इतने ही नहीं, BMP अगर एक्टोडर्मल एरिया के साथ प्रेजेंट रहता है तो उस एरिया का वो जो फॉर्मेशन है या फेट है वो एपिडर्मिस के लिए दे देता है। तो नॉगिन का काम होता है, क्योंकि नॉगिन का फेट है डोर्सल स्ट्रक्चर को बनाना, और नॉगिन ऑर्गेनाइजर प्रोटीन माना जाता है, तो इसीलिए वो BMP को इनहिबिट करता है एज वेल एज डोर्सल स्ट्रक्चर को रेस्क्यू कर सकता है, स्पेशली वहां पे जहां पे डोर्सल स्ट्रक्चर नहीं है। तो जहां पे डोर्सल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, अगर वहां पे आप नॉगिन इंजेक्ट कर देते हैं तो वहां पे डोर्सल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वी कैन गो विद द ऑप्शन 2, डिशेवल्ड नहीं होगा, साइमोइस नहीं होगा। आंसर विल बी सेकेंड। Next, the group of 6 cell that is P3P to P8P called the vulva precursor cell of C. elegans from an equivalence group। P3P से लेके P8P तक के जो सेल होते हैं उन्हें हम VPC कहते हैं C. elegans में। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड एज एविडेंस दैट VPC फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप।
यहाँ पे कुछ एविडेंस दिए गए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि वीपीसी जो है इक्विवेलेंस ग्रुप बनाते हैं। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। पहला है इफ एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड द वीपीसी कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल टिश्यू। बिल्कुल सही है, क्योंकि एंकर सेल क्या करता है, इंडक्टिव सिग्नल देता है। अगर वही ना रहे तो सिग्नल कौन देगा, और जो वीपीसी का डिफॉल्ट फेट होता है वो हाइपोडर्मल टिश्यू बनाना होता है, तो वो अपना डिफॉल्ट फेट ही ले लेगा, दैट इज हाइपोडर्मल टिश्यू फॉर्मेशन। Next, if 3 central VPC, that is 5 to 7, are destroyed, the remaining cell can generate vulval cell. बिल्कुल ये भी सही है। अगर बीच के 3 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो बाकी 3 जो हैं वो आके पार्टिसिपेट करने लगते हैं और वल्वा का फॉर्मेशन हो जाता है। Next, if the expression of LIN3 is increased, VPC contributing to the secondary lineage can form the cell of the primary lineage. अगर LIN3 का एक्सप्रेशन आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ऐसे सेल जो कि सेकेंडरी लीनिएज फॉर्म कर रहे थे वो अब प्राइमरी लीनिएज में फॉर्म होने लगेंगे या प्राइमरी लीनिएज फॉर्म करने लगेंगे। तो होता ये कि जब हम ओवर एक्सप्रेशन कर देते हैं LIN3 का, तो उस टाइम पे जो प्राइमरी वीपीसी का फेट होता है वो इनिशियली क्या हो रहा था कि P6P को मिल रहा था, राइट, लेकिन अब P5P एंड P7P इन तीनों को ही मिल जाता है, और इसके बाद के जो इधर के सेल होते हैं उनको सेकेंडरी मिल जाता है। जबकि नॉर्मल केस में सिर्फ P6P प्राइमरी बन रहा था, P5 एंड P7 सेकेंडरी बन रहे थे, लेकिन ओवर एक्सप्रेशन की वजह से 5 एंड 7 भी प्राइमरी बनने लगते हैं, और वही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। Next, ectopic expression of lead23 in P5P and P7P convert them to the primary cell lineage. पहली बात तो ये कि एक्टॉपिक एक्सप्रेशन करने की जरूरत ही क्या है, लेड23 तो P5 पे और P7 पे नॉर्मली ही प्रेजेंट रहता है, तो अलग से उनके ऊपर एक्सप्रेस करवा दे तो उनको प्राइमरी लीनिएज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज प्राइमरी लीनिएज मिलना इस बात पर डिपेंड करता है कि LIN3 का कंसंट्रेशन कितना चल रहा है और किसके पास जल्दी वो कंसंट्रेशन पहुंच रहा है, बिकॉज वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। तो देखा जाए तो डी स्टेटमेंट गलत दे के रखा है, तो ए बी सी स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। सो वी कैन गो विथ ऑप्शन ID 963, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल, TBX4 and TBX5 are critical in specification of hind limb and forelimb respectively. अगर देखा जाए तो TBX4 जो है ये हाइंड लिम्ब बनाता है, यानी जो लेग वाला पोर्शन होता है, और TBX5 ये फोर लिम्ब बनाता है, यही क्वेश्चन में दिया गया है। The following statements are made regarding the experiment involving the expression of TBX4 and TBX5 gene and their probable outcome. तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं TBX4 एंड TBX5 से रिलेटेड। आपको बताना है, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट एज मेड अबव। आपको बताना है कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन एकदम सही दिया गया है। पहला, when chick embryo was made to express TBX4 throughout the flank tissue, limb induced in the anterior region often become a leg instead of wings. बिल्कुल जिस एरिया में आप TBX4 का एक्सप्रेशन करवाएंगे वहां पे जो भी चीज बन रही हो उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, दैट इज हाइंड लिम्ब में, यानी लेग बनेगा स्पेशली उस जगह पे भी जहां पे विंग्स बनना चाहिए, अगर वहां पे TBX4 का एक्सप्रेशन हो गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू दिया गया है। नेक्स्ट, loss of TBX4 function in hind limb field completely inhibit the limb initiation and growth. ये भी सही है कि अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है TBX4 का तो हाइंड लिम्ब जो है कंप्लीटली तरीके से इनहिबिट हो जाएगा, ना लेग का इनिशिएशन होगा ना ही ग्रोथ होगा, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, लॉस ऑफ TBX5 जीन इन chick result in complete failure of forelimb formation which induces even the most proximal shoulder and the griddle structure. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर TBX5 का यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है तो ऑफ कोर्स कंप्लीट फेलियर हो जाएगा फोर लिम्ब के फॉर्मेशन का, बिकॉज TBX5 फोर लिम्ब का ही फॉर्मेशन करवा रहा था। तो देखा जाए तो ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, सो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 956। अगला सवाल है, फ्रॉम अ न्यूली फर्टिलाइज्ड माउस एग मैटरनल प्रोन्यूक्लियस आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद अ सेकंड पैटर्नल प्रोन्यूक्लियस।
एक माउस का जो है फर्टिलाइज्ड एग लिया गया जिसमें मैटरनल प्रोन्यूक्लियस को रिमूव करके उसकी जगह पे भी पैटर्नल प्रोन्यूक्लियस डाल दिया गया। यानी अभी जो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग है उसमें मैटरनल साइड से कोई प्रोन्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैटर्नल साइड से है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट वेर मेड, कुछ ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो मेथड है ना, इस मेथड पे आप छोटा सा नोट्स बना सकते हैं जिसमें कि फर्टिलाइज माउस के एग में अगर मैटरनल प्रोन्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह पे पैटर्नल डाल दिया गया जबकि पहले से भी पैटर्नल है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे जब सवाल बन रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना जरूरी है। पहला है दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ एंड्रोजेनिक एम्ब्रियो। यस वी कैन से, बिकॉज एंड्रोजेनिक एम्ब्रियो यहाँ पे बनने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो है उस एग में या फिर आप कह सकते हो फर्टिलाइज एग में वो पैटर्नल साइड से है, तो चांसेस है कि एंड्रोजेनिक एम्ब्रियो ही बनेगा, राइट। तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ गाइनोजेनिक एम्ब्रियो। नहीं, मैटरनल कंटेंट तो यहाँ पे ना के बराबर है, तो ये हो गया फॉल्स। अब देखिए बी गलत हो गया, तो बी यहां भी है और यहां भी है। अब फॉर श्योर सी और ई में से कोई एक सही है, सी सही है या तो ई सही है, यानी डी को हम बिना पढ़े जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और देखिए यहाँ पे डी किसी ऑप्शन में दिया भी नहीं गया है तो डी को हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सी में बोला है द एम्ब्रियो विल नॉट सर्वाइव बियॉन्ड मिड जेस्टेशन सिंस parental genome serve distinct complementarity function due to the variable imprinting pattern। और देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये जो एम्ब्रियो बनेगा दैट इज एंड्रोजेनिक एम्ब्रियो, वो मिड जेस्टेशन पीरियड के बाद जो है जो टाइम रहेगा उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद के जो इवेंट होते हैं उनमें मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों साइड के ही फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका सर्वाइवल जो है मिड जेस्टेशन के बियॉन्ड नहीं देखा जा पाएगा। तो वी कैन से कि थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो विल डेवलप एज अ एडल्ट बट विल डाई अर्ली ड्यू टू द रैपिड शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमेरियर्स। ये भी गलत है, तो हम कह सकते हैं कि ए और सी ही सिर्फ सही दिया गया है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन आईडी 240। The following statement were made regarding the patterning of anterior-posterior body plan of Drosophila। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है माइक्रो इंजेक्शन ऑफ बाइकॉइड mRNA in the middle of बाइकॉइड deficient embryo lead to the formation of head in the middle and telson at the two end। बाइकॉइड mRNA को बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो में मिडिल में इंजेक्ट किया गया, यानी बाइकॉइड डेफिशिएंट का मतलब हो गया एंटीरियर एरिया में देयर वाज नो बाइकॉइड, लेकिन बाहर से बाइकॉइड एमआरएनए को मिडिल में इंजेक्ट किया गया है। तो फॉर श्योर जो हेड है वो मिडिल में बनेगा और जो दो एंड होंगे वहां पे दो टेल बन जाएगा, बिकॉज फेस बनने के लिए वहां पे टॉर्सो एंड बाइकॉइड दोनों का प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो बाइकॉइड तो इंटीरियर एरिया में है नहीं तो फेस बनेगा नहीं, दैट इज एक्रोन तो बनेगा नहीं, इसलिए टू टेल बन जाएगा। तो देखा जाए तो पहला ही स्टेटमेंट ट्रू दिया गया है। नेक्स्ट, नैनोस प्रोटीन इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ कॉर्डल एमआरएनए एट द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द एम्ब्रियो। देखिए नैनोस प्रोटीन की जो है कॉर्डल एमआरएनए के साथ दोस्ती है, ना कि इनहिबिशन का रिलेशन है, बिकॉज दोनों मिलके जो है पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखा जाए तो ये फॉल्स देके रखा है। अब बी गलत है, तो देखिए बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। अब बच गया है ये दो ऑप्शन, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन, जिनमें कि सी कॉमन है, यानी सी हर हाल में सही होगा। देख लेते हैं क्या बोला गया है। द बाइकॉइड प्रोटीन एक्टिवेट द जाइगोटिक एक्सप्रेशन ऑफ हंचबैक जीन। बिल्कुल सही, दिस इज ट्रू। बाइकॉइड जो है यहाँ पे हंचबैक जीन का जाइगोटिक एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट, द सेगमेंट पोलैरिटी जीन आर एक्सप्रेस इन सेगमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। बिल्कुल सही, ट्रू। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन सही हो गया वो है ए, सी एंड डी, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है क्वेश्चन आईडी 242 का। द मैमेलियन जेनाइटल रिज इज बाइपोटेंशियल। जो जेनाइटल रिज होता है वो बाइपोटेंशियल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ फेट ऑफ जेनाइटल रिज इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है।
तो ये टॉपिक आपको सेक्स डिटर्मिनेशन में देखने को मिलेगा, गिलबर्ट में बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है ये टॉपिक। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पिक करना है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है द एक्टिवेशन ऑफ SOX9 जीन प्रमोट द टेस्टिस डिटरमाइनिंग पाथवे। SOX9 जीन का एक्सप्रेशन टेस्टिस डिटरमाइनिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, accumulation of beta catenin is critical for activating ovarian development। बीटा कैटेनिन का जो accumulation है वो ओवरी के डेवलपमेंट में मदद करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, R-spondin stimulate the D-shrivel protein thus promoting testis determining pathway। बोला जा रहा है कि आर स्पॉन्डिंग जो है वो स्टिमुलेट करता है डी शवल प्रोटीन को, जिसकी वजह से टेस्टिस डिटरमाइनिंग पाथवे एक्टिवेट होता है, बट दिस इज फॉल्स, क्योंकि आर स्पॉन्डिंग का जो रोल है वो मेनली ओवरी के डेवलपमेंट में देखा जाता है। आई विल शो यू द पाथवे। नेक्स्ट, थ्रू WNT4 is expressed in the bipotential gonad, sorry, though WNT4 is expressed in the bipotential gonad, it is important factor in ovarian development। बिल्कुल सही। और आर स्पॉन्डिन जो होता है वो WNT पाथवे में ही मदद करता है। तो जब WNT ओवरी डेवलपमेंट में मदद कर रहा है तो आर स्पॉन्डिंग किस तरीके से टेस्टिस को डिटरमाइन करेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत देके रखा है। आपसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो थर्ड जो है यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है और हमारा आंसर भी क्या हो जाता है, थर्ड। देखिए यहाँ पर अगर मेल बनने वाला है या टेस्टिस बनने वाला है तो ये पाथवे चलेगा, जिसमें SRY जीन एक्टिवेट होता है, SOX9 जीन एक्टिवेट होता है, लेकिन बीटा कैटिन का एक्टिवेशन नहीं होता है। जबकि यहाँ पे जो है ये फीमेल बनने वाला पाथवे है, दैट मीन्स ओवरी बनने वाला पाथवे है, जहाँ पे बीटा कैट का एक्टिवेशन हो रहा है, WNT4 का एक्टिवेशन हो रहा है, आर स्पॉन्डिन का एक्टिवेशन हो रहा है, एंड ये सारे फैक्टर जो हैं दैट मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओवरी। तो इसी के बेसिस पे आपसे सवाल पूछा था, पूरा इसी बेसिस पे, इसी डायग्राम के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है, और ये डायग्राम एज इट इज आपको गिलबर्ट में दिया गया है।